हाय everybody, how are you? What's up? आपने मुझे देखकर समझ ही लिया होगा कि आज काफी ठंडी है यहाँ पे, बट अननेम्ड सीरीज मस्ट गो ऑन। हाँ, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो। तो आज हम करेंगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और इसे लिखा है तिशानी दोशी ने। कमाल का चैप्टर है। एक बार एनसीईआरटी देखोगे तो थोड़े चक्कर जरूर दिला सकता है, बट अगर ओजी नोट से पढ़ोगे, इस चैप्टर के लिए मैंने ओजी नोट्स में काफी बदलाव किए हैं, तो अगर ओजी नोट से पढ़ोगे तो पढ़ने में मजा आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। चलो जी, शुरू करते हैं। तिशानी दोशी ने इसको लिखा है। तिशानी दोशी कॉन्टेम्पररी इंडियन पोएट, डांसर और राइटर है। वो काफी सारे थीम्स पे लिखती है जो नेचर, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एनवायरमेंटल क्राइसिस और आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर शी कंबाइंस ट्रैवल राइटिंग विद साइंस एंड फिलोसफी, मेकिंग द टेक्स्ट रिफ्लेक्टिव रादर देन मियरली डिस्क्रिप्टिव। तो पर्टिकुलरली अगर इस चैप्टर को आप पढ़ोगे, विच इज मोर लाइक अ ट्रैवलॉग, तो आपको ट्रैवल राइटिंग भी नजर आएगी। और उनकी ट्रैवल राइटिंग में आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना जो देखा उसका एक्सपीरियंस बता दिया, उसके पीछे की साइंस भी बताई है, फिलॉसफी भी बताई है। तो ये टेक्स्ट केवल डिस्क्रिप्टिव नहीं है, एक्चुअली रिफ्लेक्टिव है। अगर आप इस टेक्स्ट को पढ़ोगे, यानी इस चैप्टर को पढ़ोगे, इस ट्रैवलॉग को पढ़ोगे, तो शायद आपके अंदर भी ये भावना जाग जाएगी कि हम खुद अपने हाथों से हमारी धरती माँ का कत्ल करने पर लगे हुए हैं, और हमें खुद को ही अब अपने आप को रोक के अपना ही सामना करके अपने नेचर को बचाना है। अगर आप में से कोई भी यहाँ पे राजस्थान से हैं, और अगर आप राजस्थान से नहीं भी हैं, पर अगर आप हमारे राजस्थान की अरावलीज से प्रेम करते हैं जैसे कि हम करते हैं, तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है वो हमारे अरावलीज के पीछे पड़ गई है हाथ धोकर। और we are very emotional when it comes to Aravallis, because कहीं ना कहीं अरावलीज वो सोल्जर्स की जैसी हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं। सो यस, हमारी अरावलीज के लिए जरूर अपना सपोर्ट दिखाइएगा। Okay, coming to the chapter, the central idea of the chapter, which is the theme of the chapter describes the author's journey to Antarctica. पूरे चैप्टर के अंदर आपको ऑथर की जर्नी नजर आएगी एंटार्क्टिका में, मतलब ऑथर अपने जगह से एंटार्क्टिका घूमने गई है, तो वो जर्नी नजर आएगी। एंटार्क्टिका क्या है? द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ है, अर्थ का सबसे कोल्ड कॉन्टिनेंट है, एंड uses it as a lens too। अब ये पूरी जो जर्नी है, इस जर्नी का इस्तेमाल वो करती हैं हमें दिखाने के लिए 3-4 चीजें, जैसे कि टू अंडरस्टैंड अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझाने के लिए वो हमें ये पूरे चैप्टर में एंटार्क्टिका का लेंस के थ्रू दिखवा रही हैं। रिफ्लेक्ट ऑन ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नेचर, हम लोगों को इस बात का पता लगे कि हम खुद मदर अर्थ को गला घोटकर, दम घोटकर मार रहे हैं, वो चीज दिखाने के लिए। वॉर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज, ऑफकोर्स जो हम एनवायरमेंटल स्टडीज की बुक्स में पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, इट इज वे मोर देन दैट। क्लाइमेट चेंज हम लोगों का बुरे कर्मों का फल है, और वो रियल है। इट इज नॉट जस्ट देयर इन योर टेक्स्ट बुक्स, इट इज फॉर रियल। इंस्पायर environmental responsibility, especially among the youth. And of course, this chapter is written to inspire environmental responsibility. आपके अंदर देखो भैया, बहुत सारे लोग अब जो है उतनी पावर रख नहीं पा रहे हैं। अगर किसी के पास पावर है तो उसका वो सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के पास सही इस्तेमाल करने के लिए भी स्कोप है, उनके पास पावर भी है, तो उनके पास दिमाग नहीं है, उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। उस पावर के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, एक अच्छा सस्टेनेबल जिंदगी डेवलप करने के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इसीलिए लिखा गया है ताकि ये इंस्पायर कर सके, आपके अंदर इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जगा सके, क्योंकि आप आगे चलकर डिसीजन मेकर्स बनने वाले हो, पॉलिसी मेकर्स बनने वाले हो। आपको पता होना चाहिए कि AQI क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अरावलीज क्या है, आपको इन सारी चीजों के बारे में, ये जो बैटल्स हम लड़ रहे हैं इनके बारे में पता चलना चाहिए। आप इसे सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी पढ़ो, और आगे चलकर जो डिसीजंस आप लेने वाले हो
इस नेशन के लिए, जो पॉलिसीज आप बनाने वाले हो इस नेशन के लिए, उसके अंदर हमारी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी डिसीजंस लो। तो ये आप कर सको, इसी वजह से ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। Also, Antarctica becomes a symbol of Earth's past, present and uncertain future, and hence आप एंटार्क्टिका घूमने जाते हो, आप एंटार्क्टिका समझने जाते हो, क्योंकि एंटार्क्टिका अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को दर्शाता है। तो अगर आपको अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखना है जो कि अनसर्टेन है, तो आप एंटार्क्टिका जा सकते हो एंड आपकी आंखों के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। चलिए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर को कुछ कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बहुत ही फैक्चुअल है। जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ एक ट्रैवल लॉग नहीं है, एक कहानी नहीं है, इसके अंदर काफी कुछ तिशानी दोषी ने इंक्लूड किया है, जिसमें वो साइंस की बात करती है, फैक्ट्स की बात करती है, अर्थ के जियोलॉजिकल पास्ट की बात करती है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ लॉट टू रिमेंबर। एंड इसीलिए मैंने इस पूरे पैराग्राफ को पूरे चैप्टर को सर्टेन पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दिया है। हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ते चलेंगे और याद करते चलेंगे। इन ओजी नोट्स में मैंने एक और बदलाव किया है, और वो है आपके लिए मार्जिन नोट्स मैंने एंड में इंक्लूड कर दिए हैं। ये जो मार्जिन नोट्स हैं इस चैप्टर को याद करने में आपको मदद करेंगे। Alright, the beginning of the journey. So author begins by describing her journey. Author अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करने से शुरू करती है। वो बताती है कि वो एक रशियन रिसर्च वेसल पे बैठती हैं जिसका नाम है एकेडमिक शोकल्स्की, और वहीं से वो एंटार्क्टिका के लिए निकल पड़ती है। उनकी जर्नी की शुरुआत होती है मद्रास से, जो कि चेन्नई के अंदर स्थित है, ठीक है, लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। एंड वो इस पूरी जर्नी के अंदर 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स और 3 वाटर बॉडीज को क्रॉस करती है। न जाने कितने इकोलॉजिकल जोन्स को यानी इकोसिस्टम्स को भी वो क्रॉस करती है। इस पूरी जर्नी के अंदर उन्हें 100 घंटे लग जाते हैं, और इन 100 घंटों में वो कार पे, प्लेन पे, शिप पे, हर मोड के अंदर ट्रैवल करती है। इसके बाद वो बताती है कि जब वो एंटार्क्टिका पहुंच जाती है तो एक तरफ तो उन्हें रिलीफ महसूस होता है, क्योंकि 100 घंटे की जर्नी का अंत फाइनली हो जाता है और वो एंटार्क्टिका पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ उन्हें वंडर महसूस होता है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने एक वास्ट वाइट लैंडस्केप होता है और सर के ऊपर एकदम नीला आसमान। वो इस चीज को देखकर ये सोच में पड़ जाती है कि इंडिया और एंटार्क्टिका एक टाइम पर भाई भाई थे और सेम लैंड मास का हिस्सा थे। ऑलराइट, इसके बाद में वो इसकी साइंटिफिक हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करती है, जियोलॉजिकल पास्ट के बारे में डिस्कशन करती हैं। वो याद करती है कि कैसे 650 मिलियन ईयर्स अगो एक सुपर कॉन्टिनेंट, एक अमलगमेटेड लैंड मास जो है वो एग्जिस्ट करता था, ठीक है। इसका नाम था गोंडवाना, ठीक है। आज जहां पे आपको एंटार्क्टिका दिखता है वहां पर एक टाइम पर गोंडवाना एग्जिस्ट करता था। उस टाइम पे क्लाइमेट वार्म हुआ करता था। गोंडवाना बहुत ही रिच था फ्लोरा और फौना के अंदर। ह्यूमंस जो है अभी तक जियोलॉजिकल क्लॉक पर अपीयर नहीं करे थे। इसके बाद में ऑफ कोर्स थोड़े टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए, जिसकी वजह से गोंडवाना जो है वो स्प्लिट हो गया और बाकी के कॉन्टिनेंट्स उसने बनाए, जो कि आज हम जानते हैं, शेपिंग द वर्ल्ड एज वी नो इट। अब उन्होंने बोला इफ यू विजिट एंटार्क्टिका इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द जियोलॉजिकल फिनोमेना। तो इसीलिए अगर आप एंटार्क्टिका विजिट करोगे तो आपको जियोलॉजिकल फिनोमेना समझ आएगा। ये फोल्स, ये शील्ड्स, ये सब समझ में आएंगे, जो आप शायद ज्योग्राफी के अंदर, आप शायद ईवीएस के अंदर पढ़ रहे होंगे, बट आपको यहाँ पर वो प्रैक्टिकली नजर आएंगे। इतना ही नहीं, इन्वायरमेंटल प्रोसेस भी समझ में आएंगे, जैसे कि ओजोन डिप्लीशन हो गया, कार्बन साइकिल्स हो गया, ये आप पढ़ पाओगे। आप इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन जो आप बायोलॉजी की किताबों में पढ़ते हो वो अपने आंखों के सामने देख पाओगे। The author imagines massive changes like, अच्छा, अब ये जो है ये सब याद करते हुए उन्हें एकदम से समझ में आता है, एकदम से वो इस चेंज को इमेजिन करती है कि कैसे कितने सारे सालों के अंदर कितना कुछ बदल सकता है। सोचो 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना एग्जिस्ट करता था। 500 मिलियन सालों तक वो फलता फूलता रहा, फ्लोरा फौना एंजॉय करता रहा, और उसके बाद कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से उसमें बदलाव आया। बदलाव कैसा? बदलाव ऐसा कि उसका एक टुकड़ा जो है वो टूटकर एशिया के साथ में जुड़ गया और उसने क्रिएट किए हिमालयास, और उस टुकड़े को आज हम प्राउडली भारत कहते हैं।
इसके साथ साथ में आप ये भी देखोगे कि दूसरा टुकड़ा जाकर नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ गया, उसने क्रिएट किया साउथ अमेरिका, जिसकी वजह से ड्रेक पैसेज क्रिएट हुआ। ये जो ड्रेक पैसेज है, इस ड्रेक पैसेज का नतीजा निकला कुछ सर्कमपोलर करंट्स, ओशन के ऐसे करंट्स जो कि अंटार्कटिका के क्लाइमेट को शेप कर दिए हमेशा के लिए। अंटार्कटिका पूरी तरीके से जम गया और अंटार्कटिका चाहकर भी बाकी सारे टुकड़ों की तरह ऊपर नहीं आ पाया। Now this is the reason why अंटार्कटिका पूरे वर्ल्ड के बॉटम पे है एंड पूरी तरीके से जमा हुआ है। ऑलराइट, इसके बाद में हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसकी इमेंसिटी और आइसोलेशन को। ऑथर डिस्क्राइब करती है अंटार्कटिका को एक वास्ट वाइड स्पेस की जैसे, जहां पे आप सारे ह्यूमन मार्कर्स भूल जाओगे, आपको ट्रीज नहीं मिलेंगे, बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगे, कोई तरीके के ह्यूमन साइंस नहीं मिलेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां पे आपको ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया हो। मतलब यहाँ पे आपको एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट नजर आएंगे, आपको माइटी से लेकर आपको माइक्रोस्कोपिक से लेकर माइटी तक सारी विजुअल स्केल नजर आएगी। आपको एक तरफ टाइनी इंसेक्ट्स नजर आएंगे तो दूसरी तरफ मैसिव वेल्स नजर आएंगी। इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स नजर आएंगे जो कि अगर आप बैठकर मेजर करो तो बेल्जियम जितने बड़े हों, क्योंकि लास्ट आइसबर्ग जिसको मेजर किया गया था वो बेल्जियम जितना बड़ा था। ऊपर से बहुत ही खतरनाक सन्नाटा, जिसे ऑथर ने यूबिक्विटस साइलेंस बोला है। हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा आपको नजर आएगा, और ये जो सन्नाटा है, इस सन्नाटे के बीच में किसी तरीके की हॉकिंग नहीं हो रही है, किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई मशीन नहीं चल रही है। इस सन्नाटे के बीच में अगर आपको कुछ आवाज आ भी रही है तो वो सिर्फ नेचर की आ रही है, एवलांचेस की आवाज आ रही है, आइस ब्रेकिंग की आवाज आ रही है। अच्छा, इसके बाद में उन्होंने बोला बेचारा एंटार्कटिका तो ऑफ कोर्स इसी तरीके से एग्जिस्ट करता रहता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, बट एंटार्कटिका ही नहीं, इस पूरे मदर अर्थ के हाथ धोकर पीछे हम पड़ गए हैं। क्योंकि एंटार्कटिका जाकर आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि हम ह्यूमन बींग्स के लिए फ्यूचर जो है वो धुंधला धुंधला है। वो इसके लिए है क्योंकि ह्यूमंस ने खुद ने अपनी कब्र खोदी है। देखो, ह्यूमन जियोलॉजिकल हिस्ट्री पे मुश्किल से 12,000 साल से है, और इतने ही छोटे टाइम में हमने ऐसा रकस क्रिएट कर दिया है कि जियोलॉजिकल क्लॉक को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। हमने मैसिव सिटीज बना ली है, नेचुरल रिसोर्सेज को जम के एक्सप्लॉइट किया है, और फॉसिल फ्यूल्स को जैसे हम घर से अपने लेकर आए थे, ऊपर से लेकर आए थे, वैसे जी भर के हम बर्न कर रहे हैं। इससे क्रिएट हो रहा है कार्बन का चादर, जो कि एज अ रिजल्ट क्रिएट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसकी वजह से तो इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स की वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रहा है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अपने अपने कमरों में एसी चलाकर, हीटर्स चलाकर, दुबक कर बात करना बड़ा आसान है, बट अगर इसी ग्लोबल वार्मिंग को आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हो एंटार्कटिका जैसी जगह जाकर, तो आपको पता लगता है कि एक्चुअली एंटार्कटिका एक खुली किताब है, एक ऐसी किताब जिससे आप पढ़ सकते हो प्रैक्टिकली, ठीक है। एंटार्कटिका एक्चुअली आपको क्लाइमेट चेंज बता सकता है, सिखा सकता है। जी हाँ, वही क्लाइमेट चेंज जिसे हम हॉटली डिबेट करते हैं किसी भी कंपटीशन में, किसी भी इवेंट के अंदर। क्लाइमेट चेंज इज द इजीएस्ट टॉपिक टू डिबेट अपॉन। ये टॉपिक को जब आप एक्चुअली अपने आंखों के सामने जीते जागते देखते हो तो आप समझते हो कि क्लाइमेट चेंज का जो थ्रेट है वो रियल है। एंटार्कटिका इज सेंट्रल टू क्लाइमेट डिस्कशंस बिकॉज इट हैज नेवर हैड अ परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन। एंटार्कटिका क्यों आपको ये पार्ट पढ़ा सकता है? क्योंकि एंटार्कटिका अभी भी अपने प्रिस्टीन कंडीशन में है। इसका मतलब है एंटार्कटिका अभी भी अनछुआ है, अभी तक हमने अपना जो रकस है वो एंटार्कटिका पे क्रिएट नहीं किया है। ऐसा इसके लिए है क्योंकि एंटार्कटिका ह्यूमन सर्वाइवल सपोर्ट नहीं करता। Given these circumstances and the scenario जो हमने अपने आसपास बिल्ड कर लिया है, I won't be surprised अगर कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर हम एंटार्कटिका के ऊपर भी हमला बोल दें। Anyway,
आपको यहाँ पे अंटार्कटिका इस तरीके से इतना अनछुआ है कि उसके आइस कोर्स में कुछ 500,000 साल पुराना कार्बन डेटा देखने को मिलेगा। दैट मीन्स आप वहां से समझ सकते हो कि सच में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सच में कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट किया जा रहा है। साइंटिस्ट स्टडी दीज आइस लेयर्स टू अंडरस्टैंड। साइंटिस्ट इन आइस लेयर्स को इसीलिए पढ़ते हैं ताकि वो समझ पाए पास्ट के क्लाइमेट पैटर्न्स क्या है, प्रेजेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं और फ्यूचर में हम सब पर क्या रिस्क आ सकते हैं। अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, ह्यूमन बींग्स के लिए फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं है। अंटार्कटिका पे जाने के पीछे किसका सपोर्ट था, इसके बाद तिशानी दोषी उस बारे में बात करती है। तिशानी दोषी बताती है कि इट वाज बिकॉज ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम दैट शी कुड एक्चुअली एक्सपीरियंस अंटार्कटिका फर्स्ट हैंड। ये स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम एक कैनेडियन जिसका नाम है जियोफ ग्रीन, उसने शुरू किया था। इसने स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम शुरू किया था टू एडुकेट चिल्ड्रन अबाउट क्लाइमेट चेंज and inspire responsibility, of course to create future environmental leaders. एक्चुअली ग्रीन का ये मानना था, जो कि पहले काफी अमीर लोगों को, रिटायर्ड पर्सनल को, ट्रैवल एंथुजियास्ट को अंटार्कटिका लेके जाता था, उसका ये मानना था कि ये लोग अंटार्कटिका आकर कुछ रिटर्न नहीं कर पा रहे मदर अर्थ को। उसका मानना था ये लोग सिर्फ अंटार्कटिका आ रहे हैं और अंटार्कटिका आकर सिर्फ और सिर्फ मजे लेकर जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो अपने रिसोर्सेस का फायदा उठाकर हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका लाएं, क्योंकि ये जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं इनका बहुत ज्यादा जरूरी है क्लाइमेट चेंज को एक्सपीरियंस करना, इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना बहुत जरूरी है, इनको फ्यूचर एनवायरमेंटल लीडर्स के रूप में देखना बहुत जरूरी है और इसीलिए उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना पड़ेगा अंटार्कटिका। ग्रीन का मानना था कि स्टूडेंट्स कैन ब्रिंग रियल चेंज अनलाइक वेल्दी टूरिस्ट। ऐसा इसके लिए है क्योंकि बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, लर्न करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं और क्योंकि उनका खून गर्म होता है वो एक्ट करना जानते हैं। अच्छा, कमाल की बात तो ये है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल बहुत रहा है। इसीलिए रहा है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अंटार्कटिका जाओ और अंटार्कटिका आपके साथ वापस ना आए। आप अंटार्कटिका को पीछे छोड़ सकते हो पर अंटार्कटिका आपको पीछे नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ जरूर आएगा, क्योंकि अंटार्कटिका में आपने जो भी एक्सपीरियंस किया वो आप लोगों के अंदर इन्फ्यूज करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। इसीलिए ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे ही अंटार्कटिका से वापस अपने अपने देशों पे, अपने अपने कोनों पे लौटते हैं, वो क्रिएट करते हैं चेंज। अब चेंज चाहे छोटा हो बड़ा हो, पर चेंज तो चेंज होता है और ऐसे ही एक एक इंसान अगर चेंज लाने लगे तो न जाने हम सब मिलकर कितने बेहतरीन बदलाव लेकर आएंगे। और ऐसे ही बेहतरीन बदलाव के बारे में बात करते हुए ऑथर हमारे सामने प्रेजेंट करती है फाइटोप्लैंक्टन्स का मेटाफर। ऑथर हमें समझाती है कि कैसे छोटी छोटी चीजें अगर हम सही करें तो हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। ऑथर एक्सप्लेन करती है कि कैसे टाइनी फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं, जो कि फूड चेन का बेस है, ठीक है, फूड चेन का बेस है क्योंकि छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक ग्रास होती है, ये इनका डिसरप्शन भी, इनके साथ भी अगर खिलवाड़ हो जाए तो कितना ज्यादा डिसरप्शन हो सकता है मरीन लाइफ के अंदर एंड ऑफ कोर्स बर्ड्स के साथ में जो कि उस रीजन में मौजूद है। ऐसा इसके लिए है क्योंकि ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ये ना तो सिर्फ फूड चेन का बेस फॉर्म करते हैं पर इसके साथ साथ में कार्बन को अब्सॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। होने को तो ये माइक्रोस्कोपिक है बट अगर डैमेज इन लोगों को हुआ तो इंटायर इकोसिस्टम डिसरप्ट हो सकता है। इससे हम क्या सीखते हैं? दैट स्मॉल थिंग्स मैटर डीपली। हम सोचते हैं अरे छोटे मोटे बदलाव से क्या होगा, अरे छोटे मोटे बदलाव से ही होगा। अगर ये छोटी छोटी चीजें हम करेक्ट करने लग जाए तो बड़ी चीजें अपने आप विल फॉल इनटू प्लेस। फाइनली वो इसके बाद में बात करती हैं फाइनल रियलाइजेशन के बारे में, विच इज द वॉकिंग ऑन द ओशन।
वो बात करती है कि एंटार्क्टिक सर्कल के पास में जब उनकी शिप अटक जाती है क्योंकि उनके सामने जमी हुई बर्फ होती है और ऑफ कोर्स उनके कैप्टन वहां से अपनी शिप को मोड़कर दूसरा रूट लेना चाहते हैं, उससे पहले कैप्टन कहते हैं कि चलो भाई उतरो, अपने अपने जैकेट्स डालो, ग्लेव्स डालो, बूट्स पहनो और इस जमे हुए ओशन का आनंद लो। तो ऐसे टाइम पे हमारी जो तिशानी दोषी है बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ अपने अटायर के अंदर जमे हुए ओशन पर उतर जाती है। तो near the Antarctic Circle, the ship gets stuck in the ice and before returning, passengers are allowed to walk on a thick ice sheet over the ocean. And इस moment पे the author realizes that beneath the ice lies living water. क्योंकि उनके पैरों के नीचे एक थिक लेयर थी आइस की जो जमी हुई थी, पर उसके नीचे था लिविंग सॉल्टी वाटर, यानी लिविंग मरीन लाइफ। एंड ये चीज देखकर शी वाज लाइक एवरीथिंग इन नेचर इज इंटरकनेक्टेड बिकॉज व्हाइल शी वाज वॉकिंग ऑन द ओशन शी कुड सी सील्स। और वो जब सील्स को देख रही थी जो अपने आप को स्ट्रेच कर रहे थे, तो वो इमेजिन कर पा रही थी कि कैसे जब अपने घर पर वो बानियान ट्री के नीचे स्ट्रे डॉग्स को स्ट्रेच करते हुए देखती है। तो ऐसा लगता है जैसे सब चीजें जुड़ी हुई है, सब कहानी के जो बिंदु हैं ये जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। कंक्लूजन जिसपे होप और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नजर आती है। फाइनली ऑथर रिफ्लेक्ट करती है कि अर्थ का जो बैलेंस है वो बहुत ही डेलिकेट है। हम लोगों को अभी जो है कंट्रोल करने की जरूरत है। हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि अर्थ जो है पुकार रही है मदद के लिए और अर्थ की मदद हमें करनी पड़ेगी। अगर हम कुछ अर्थ के लिए ना भी कर पाए तो एटलीस्ट जो डिस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं वो हमें रोकना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सटिंक्शन। गॉड नोज कि हम शायद अंटार्कटिका जब अपने वार्म क्लाइमेट की तरफ जाएगा तो वो ट्रांजिशन देखने के लिए बचेंगे भी या नहीं, हो सकता है हम वूली राइनोज या डायनासोर्स के जैसे एक्सटिंक्ट हो जाएं। बट एनीवे, अगर हम लोग सही टाइम पर अपनी सीख ले लेते हैं, ऑप्टिमिज्म के साथ में तिशानी दोषी कहती है कि अगर हम सही टाइम पे अपनी सीख ले लेते हैं, छोटे छोटे बदलाव ही सही पर अगर ये छोटे छोटे बदलाव भी हम करते हैं तो हम शायद एक बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। और उसके लिए आपको यंग स्टूडेंट्स को सबसे पहले इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और ये मत सोचो कि एक छोटी सी चीज एक दिन करने से क्या होगा, बिकॉज शी कंक्लूड्स दैट इवन अ सिंगल डे कैन ब्रिंग चेंज, क्योंकि मिलियन सालों की शुरुआत किसी एक दिन से ही होती है। सो दैट इज योर चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अब इस चैप्टर के अंदर मैंने कुछ मार्जिन नोट्स भी आपके लिए डाल दिए हैं। ये ना एक्चुअली आपकी बहुत मदद करने वाले हैं टू रिमेंबर द इंटायर चैप्टर, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट्स हैं वो आपको ऐसे याद नहीं होंगे, है ना। तो जैसे ये देखो, ये वाला जो अपन ह्यूमन मार्कर्स की बात कर रहे थे, एंटार्क्टिका 24 आवर्स की ऑस्ट्रल सनलाइट एक्सपीरियंस करता है, यूबिक्विटस साइलेंस एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अब ये वर्ड्स आपको याद नहीं रहेंगे तो मेक श्योर कि आप यहां से पढ़ो। देन ह्यूमन इम्पैक्ट हो गया, एंटार्क्टिका और क्लाइमेट का डिबेट हो गया, स्टूडेंट ऑन आइस, फाइटोप्लैंक्टन्स, वॉक ऑन आइस। मैंने इसमें समरी क्रिएट करने की बजाय मार्जिन नोट्स क्रिएट कर दिए। कुछ इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस विद हिंट्स भी मैंने डाले हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट आपको इंटरप्रिटेशन में बहुत मदद ये करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप इन्हें भी जरूर पढ़ें। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद में आपके लिए डाल दिए हैं कुछ शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फॉर योर इंस्पिरेशन, ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर भी कर पाए। एंड लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ कमाल के हॉट्स एमसीक्यूज डाले हैं, ताकि से आप थोड़ा चैप्टर के बियॉन्ड जाकर भी अपने आप को टेस्ट कर पाए। एंड एंड में मैंने उसका भी आपके लिए मार्किंग स्कीम या कह सकती हूँ आंसर्स डाल दिए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसकी मदद से आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पूरी अच्छी तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं
और इस अननेम्ड सीरीज का हिस्सा बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और बन जाओ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और अपना फीडबैक कमेंट्स में डालना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।